क्या आपने कभी सोचा है कि रात के उस खामोश अंधेरे में, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब उन खाली और वीरान इमारतों में कौन जागता है? मैं अभी अपनी नौकरी की फ्रंट डेस्क से ये सब लिख रहा हूँ और मुझे किसी की मदद चाहिए। जो भी इसे पढ़ रहा है, प्लीज मुझे बताए कि मैं क्या करूं। मैं पुलिस को फोन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इस खौफनाक सच को साबित करने का कोई तरीका नहीं है, और मैं अपने सुपरवाइजर को भी नहीं बुला सकता क्योंकि मुझे डर है कि शायद वो भी इस खौफनाक खेल में शामिल है। मैं अगले 6 घंटों के लिए इस बिल्डिंग में पूरी तरह से फंस चुका हूं और मेरी नजरें सामने के कांच के दरवाजों पर टिकी हैं। मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि कब कोई खौफनाक चीज उन दरवाजों से अंदर आएगी। मैं एक बहुत ही महंगी और आलीशान रेजिडेंशियल बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूं। काफी महीनों की बेरोजगारी के बाद मुझे ये नौकरी मिली थी। यहाँ पैसे बहुत अच्छे हैं और माहौल बहुत सख्त है। इस बिल्डिंग में वो रईस लोग रहते हैं जिन्हें सिर्फ अपनी प्राइवेसी और शांति से मतलब है। इसकी लॉबी बहुत विशाल है, ठंडे चमकदार संगमरमर से बनी हुई, जिसमें छत से लेकर जमीन तक कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जो बाहर की सुनसान सड़क की तरफ खुलती हैं। यहाँ बिना परमिशन के कोई भी मेहमान अंदर नहीं आ सकता और यहाँ रहने वाले लोग स्टाफ से ना के बराबर बात करते हैं। मेरी नाइट शिफ्ट होती है, यानी रात के 11 बजे से सुबह 7 बजे तक। शुरुआती कुछ हफ्तों तक तो ये नौकरी मुझे बहुत बोरिंग लगी। आधी रात के बाद ये पूरी बिल्डिंग किसी कब्र की तरह शांत हो जाती है। यहाँ सिर्फ 2 ही आवाजें आती हैं, एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम की लगातार चलने वाली भिनभिनाहट और दूसरी मेन रिसेप्शन डेस्क के पीछे दीवार पर लगी एनालॉग घड़ी की बहुत ही धीमी टिक टॉक। मेरी जिम्मेदारियां बहुत आसान हैं। मुझे बस कंप्यूटर स्क्रीन पर सिक्योरिटी कैमरे देखने होते हैं। कोई मेंटेनेंस की दिक्कत हो तो उसे लिखना होता है और देर रात आने वाली डिलीवरीज को संभालना होता है। और इन्हीं डिलीवरीज से वो सारी खौफनाक परेशानी शुरू हुई। अक्सर रात को कुछ लोग बहुत देर से खाना ऑर्डर करते हैं। डिलीवरी वाले सामने के दरवाजे पर आकर मुझे बैग देते हैं और मैं उन्हें एक खास टेबल पर रख देता हूँ ताकि बिल्डिंग के लोग नीचे आकर अपना खाना ले सकें। उन्हें डिलीवरी वालों से सीधा मिलना पसंद नहीं है। लेकिन ठीक 1 महीने पहले एक बहुत ही अजीब डिलीवरी आना शुरू हुई। ये हर रात बिल्कुल ठीक 3 बजे आती है। ऑटोमेटिक कांच के दरवाजे खुलते हैं और एक डिलीवरी वाला अंदर आता है। उसने हमेशा एक बहुत ही भारी डार्क जैकेट पहनी होती है और सिर पर एक बड़ा सा मोटरसाइकिल हेलमेट होता है जिसका काला शीशा उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक कर रखता है। मैंने आज तक उसकी आंखें या उसका चेहरा नहीं देखा। वो सीधा मेरे संगमरमर वाले काउंटर पर आता है और मेरे सामने एक सील किया हुआ कार्डबोर्ड का बॉक्स रख देता है। वो बॉक्स हमेशा मोटी पैकेजिंग टेप से बहुत ही बुरी तरह से बंद किया होता है। जब पहली बार ऐसा हुआ तो मैंने अपना नॉर्मल प्रोटोकॉल फॉलो किया। मैंने बॉक्स को देखा, उस पर कोई भी रसीद या बिल नहीं चिपका था। मैंने उस डिलीवरी वाले को देखकर पूछा, ये किस अपार्टमेंट का ऑर्डर है? वो आदमी 1 सेकंड के लिए बिल्कुल बुत बनकर खड़ा हो गया और फिर उसके भारी हेलमेट के पीछे से एक दबी हुई आवाज आई। उसने कहा, अपार्टमेंट 144। और इससे पहले कि मैं वो नंबर अपने कंप्यूटर में टाइप करता, वो पलटा और उन कांच के दरवाजों से बाहर अंधेरे में गायब हो गया। मैंने अपनी स्क्रीन देखी। मैं जिस टावर में काम करता हूं वो बहुत ऊंचा है, लेकिन यहाँ सिर्फ बहुत ही चुनिंदा लोग रहते हैं। हर एक फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट हैं, जैसे 10वें फ्लोर पर 10A और 10B। इस पूरी बिल्डिंग में 144 नंबर का कोई अपार्टमेंट है ही नहीं। ये नंबर इस इमारत के नक्शे में एग्जिस्ट ही नहीं करता।
मुझे लगा कि शायद डिलीवरी ऐप में कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, या शायद वो आदमी ही गलत बिल्डिंग में आ गया होगा। मैं अपनी पोस्ट छोड़कर उसके पीछे भाग तो नहीं सकता था, इसलिए मैंने वही किया जो मुझे सिखाया गया था। मैंने उस कार्डबोर्ड बॉक्स को उठाया और रिसेप्शन डेस्क के ठीक पीछे बने एक छोटे से बैक ऑफिस में ले गया। वो ऑफिस एक बहुत ही छोटी और घुटन भरी जगह है, जहां हम गार्ड्स अपने बैग और एक पुरानी कॉफी मशीन रखते हैं। वहां एक फालतू डेस्क भी है, जिस पर बिल्डिंग के पुराने नक्शे पड़े रहते हैं। मैंने वो बॉक्स उसी डेस्क पर रख दिया। मुझे लगा जिसने भी ये ऑर्डर किया होगा, वो सुबह तक अपना खाना गायब देखकर खुद रिसेप्शन पर कॉल करेगा। लेकिन किसी का कोई कॉल नहीं आया। सुबह 7 बजे जब मेरी शिफ्ट खत्म हुई, तो सुबह वाला गार्ड मेरी जगह पर आया। मैंने उसे उस मोटरसाइकिल वाले आदमी और उस झूठे अपार्टमेंट नंबर वाली बात बताई। मैंने उसे पीछे वाले ऑफिस की तरफ इशारा करके बताया कि बॉक्स वहां टेबल पर रखा है। उस गार्ड ने बस अपना सिर हिलाया, अपने लिए कॉफी डाली और कहा कि वो इसे देख लेगा। अगली रात जब मैं 11 बजे वापस अपनी ड्यूटी पर आया, तो मैंने उस गार्ड से पूछा कि उस बॉक्स का क्या हुआ। उसने घर जाने के लिए अपना बैग पैक करते हुए कंधे उचकाए और बताया कि जब वो सुबह 9 बजे अपना लंच लेने के लिए पीछे वाले ऑफिस में गया था, तो वो बॉक्स वहां से गायब था। उसे लगा कि शायद बिल्डिंग के किसी सफाई कर्मचारी या मेंटेनेंस वाले ने उसे लावारिस देखकर अपने लिए उठा लिया होगा। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब ये मेरी सिरदर्दी नहीं थी। लेकिन अगली रात फिर से बिल्कुल वही चीज हुई। रात के ठीक 3 बजे वो ऑटोमेटिक दरवाजे खुले। वही भारी हेलमेट वाला आदमी अंदर आया। उसने काउंटर पर एक सील किया हुआ बॉक्स रखा, कहा अपार्टमेंट 144 और चला गया। मैंने फिर से उस बॉक्स को पीछे ऑफिस की उस फालतू डेस्क पर रख दिया। अगली रात मैंने फिर सुबह वाले गार्ड से पूछा और उसने मुझे बिल्कुल वही जवाब दिया कि जब उसने अपनी शिफ्ट शुरू की थी तो बॉक्स वहीं था, लेकिन सुबह की भीड़ भाड़ के बीच वो बॉक्स फिर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। कोई तो उसे ले जा रहा था, लेकिन किसने लिया ये किसी ने नहीं देखा। हमने पीछे वाले ऑफिस के सिक्योरिटी कैमरे भी चेक किए। इस बिल्डिंग का कैमरा सिस्टम बहुत ही पुराना और कबाड़ है। उस ऑफिस का कैमरा एक कोने में लगा है, जिसका एंगल बहुत ही खराब है। वहां एक बहुत बड़ी फाइलिंग कैबिनेट रखी है, जो उस फालतू डेस्क को पूरी तरह से छुपा देती है। हम कैमरे में लोगों को कॉफी लेने या अपने कोट उठाने के लिए अंदर जाते हुए देख सकते थे, लेकिन हम ये नहीं देख पाए कि वो बॉक्स कौन उठा रहा था। ये सिलसिला कई हफ्तों तक हर रात चलता रहा। रात के 3 बजते बॉक्स आता, मैं उसे पीछे रख देता और अगली रात मुझे पता चलता कि वो फिर से गायब हो गया है। हमने कुछ बार इसका मजाक भी उड़ाया कि शायद किसी भूखे सफाई वाले की रोजाना फ्री में दावत उड़ रही है, लेकिन धीरे धीरे हमने इसके बारे में बात करना ही बंद कर दिया। ये मेरी नाइट शिफ्ट का एक नॉर्मल हिस्सा बन चुका था। मुझे उस सन्नाटे की आदत हो गई थी। मुझे उस संगमरमर की लॉबी की आदत हो गई थी। मुझे उस हेलमेट वाले आदमी और उसके झूठे अपार्टमेंट नंबर की भी आदत हो गई थी, लेकिन मुझे कभी उसकी आदत नहीं डालनी चाहिए थी। कल रात वो रूटीन टूट गया। मैं फ्रंट डेस्क पर बैठा अपनी नींद भगाने के लिए एक ठंडी और बासी कॉफी पी रहा था। मेरी नजरें मॉनिटर की डिजिटल घड़ी पर थीं, जो धीरे धीरे रात के 3 बजा रही थी। मैं दरवाजों के खुलने का इंतजार कर रहा था। रात के ठीक 3:15 पर वो कांच के दरवाजे खुले और वो डिलीवरी वाला अंदर आया।
मैंने तुरंत नोटिस किया कि आज कुछ अलग था। वो हमेशा से बहुत ज्यादा तेज चल रहा था। उसका शरीर बिल्कुल अकड़ा हुआ था और वो बहुत जल्दबाजी में बल्कि किसी खौफ में लग रहा था। वो मार्बल के काउंटर तक आया और उसने डिलीवरी नीचे रखी। आज वो कोई आम कार्डबोर्ड का बॉक्स नहीं था। ये बॉक्स बहुत भारी था। वो काउंटर पर एक बहुत ही भारी और ठोस आवाज के साथ गिरा। उसका मटेरियल भी अलग था। वो एक बहुत ही मोटे और मजबूत कार्डबोर्ड का बना था, जो देखने में बिल्कुल किसी पतली लकड़ी जैसा लग रहा था। और उस पूरे बॉक्स को एक बहुत ही मोटी काली रंग की इंडस्ट्रियल टेप से कई बार लपेटा गया था। उस पर कोई निशान, कोई लोगो या कोई रसीद नहीं थी। डिलीवरी वाले ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसने अपने हेलमेट के अंदर से बस अपार्टमेंट 144 बड़बड़ाया और पागलों की तरह भागते हुए उन दरवाजों से बाहर अंधेरी सड़क पर गायब हो गया। मैं अपनी कुर्सी से उठा और काउंटर पर रखे उस काले बॉक्स को घूरने लगा। मैंने उसे उठाकर पीछे वाले ऑफिस में ले जाने के लिए उस पर अपने हाथ रखे, लेकिन जैसे ही मेरी त्वचा ने उस अजीब से मटेरियल को छुआ, मैंने झटके से अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो बॉक्स बहुत गर्म था। उसकी गर्माहट बिल्कुल किसी जिंदा इंसान के शरीर से निकलने वाली गर्मी जैसी लग रही थी। मैं बस वहीं खड़ा उसे घूरता रहा। मैंने अपना सिर उस मोटी टेप के थोड़ा और करीब किया और तब मुझे उस बॉक्स के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत ही धीमी थी, लेकिन लॉबी में फैले हुए मौत जैसे सन्नाटे की वजह से मैं उसे बिल्कुल साफ सुन पा रहा था। वो कुछ खुरचने की आवाज थी, जैसे कोई बहुत छोटे लेकिन तेज और सख्त नाखूनों से उस मोटे कार्डबोर्ड को अंदर से खुरच रहा हो। मेरे सीने में एक अजीब सी बर्फीली सिहरन दौड़ गई। उस विशाल और खाली लॉबी में खड़े होकर मुझे अचानक बहुत डर लगने लगा। मैंने किसी तरह उस बॉक्स को उठाया, उसे अपने सीने से दूर रखते हुए जल्दी से पीछे वाले ऑफिस में गया और उसे उसी फालतू डेस्क पर रख दिया। मैं पीछे हटकर उसे देखने लगा। वो खुरचने की आवाज लगातार आ रही थी। वो रुक नहीं रही थी। मेरा दिमाग पागलों की तरह दौड़ रहा था, किसी लॉजिकल वजह को ढूंढने के लिए। मुझे लगा कि शायद वो डिलीवरी वाला गैर कानूनी तरीके से अजीब और गरीब जानवरों की स्मगलिंग कर रहा है। अमीर लोग अक्सर ऐसे खतरनाक और प्रतिबंधित जानवर पालने का शौक रखते हैं और शायद वो झूठा अपार्टमेंट नंबर इन जानवरों की डिलीवरी का एक सीक्रेट कोड था। अगर उस बॉक्स के अंदर कोई जिंदा और खतरनाक जानवर था और मैं उसे बस यूं ही बैक ऑफिस में छोड़ देता, तो मेरी नौकरी जा सकती थी। अगर वो बाहर निकलकर किसी को काट लेता या मैनेजमेंट को लगता कि मैं स्मगलिंग में उनका साथ दे रहा हूं, तो मुझे तुरंत निकाल दिया जाता और शायद जेल भी हो जाती। मैंने फैसला किया कि मुझे ये जानना ही होगा कि अंदर क्या है। अगर वो सिर्फ खाना है तो ठीक है, लेकिन अगर वो जानवर है तो मुझे उसकी रिपोर्ट करनी होगी। मैंने अपनी जेब से अपना छोटा सा फोल्डिंग चाकू निकाला, जिसे मैं अक्सर पैकेजेस खोलने और वायर काटने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैंने चाकू का ब्लेड खोला और डेस्क के करीब गया। तभी वो खुरचने की आवाज 1 सेकंड के लिए रुक गई, जैसे उस बॉक्स के अंदर जो भी था उसे मेरे करीब आने का एहसास हो गया हो। मैंने ब्लेड को उन ऊपर वाले फ्लैप्स को सील करने वाली मोटी काली टेप में घुसा दिया। वो टेप इतनी ज्यादा सख्त थी कि मुझे अपनी पूरी ताकत लगाकर चाकू को काटना पड़ा। मैंने एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक उस भारी टेप को चीर कर रख दिया। मैंने चाकू वापस जेब में रखा और अपने दोनों हाथों से उस मोटे कार्डबोर्ड के फ्लैप्स को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचा। बॉक्स के अंदर बहुत गहरा अंधेरा था। मैंने अंदर देखने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ी और अपना सिर थोड़ा आगे झुकाया, और फिर जो हुआ वो इतनी तेजी से हुआ
कि मेरा दिमाग उसे प्रोसेस भी नहीं कर पाया। उस गहरे अंधेरे बॉक्स के अंदर से एक चीज बिल्कुल किसी स्प्रिंग की तरह उछलकर बाहर निकली। वो बिल्कुल खामोश थी, न कोई गुर्राहट, न कोई फूंकार, बस हवा को चीरती हुई एक खौफनाक गति। और वो सीधा आकर मेरे चेहरे के बीचों बीच चिपक गई। उस भयानक टक्कर ने मुझे पीछे की तरफ धकेल दिया। मैं अपने ही पैरों में उलझकर लड़खड़ा गया और मेरे भारी बूट ऑफिस के कारपेट में फंस गए। मैं बहुत जोर से जमीन पर गिरा। मेरी पीठ उस भारी फाइलिंग कैबिनेट से जा टकराई। मैं चीखने के लिए अपने हाथ अपने चेहरे की तरफ ले गया, लेकिन मेरी चीख मेरे गले में ही घुट कर रह गई। जो चीज मेरे सिर से चिपकी थी वो बहुत भारी थी। उसका एहसास ऐसा था जैसे मांस और हड्डियों से भरा कोई गीला और ठंडा थैला मेरे चेहरे पर रख दिया गया हो। वो बिल्कुल ठंडे, पसीने से भीगे हुए चमड़े की तरह मेरी त्वचा में धंस रहा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस खौफनाक जीव ने मेरी आंखों, मेरी नाक और मेरे पूरे मुंह को पूरी तरह से कवर कर लिया था। मुझे महसूस हुआ कि उसके पैर या उसके अंग मेरे सिर के चारों तरफ लिपट रहे हैं। वो संख्या में बहुत ज्यादा थे। वो छोटे थे, उनमें बहुत सारे जॉइंट्स थे और उनके सिरे इतने ज्यादा नुकीले और सख्त थे कि वो मेरे कानों के पीछे और मेरे जबड़े के नीचे मेरी खाल में बुरी तरह धंस गए। उन अंगों ने मुझे एक ऐसी भयानक ताकत के साथ जकड़ लिया था जैसे किसी बायोलॉजिकल भालू के ट्रैप ने मेरे सिर को जकड़ लिया हो। मैं जमीन पर पागलों की तरह तड़पने लगा। मैंने अपने पैर डेस्क और दीवारों पर मारे। मैंने अपने चेहरे से चिपके उस ठंडे, गीले चमड़े जैसे मांस को अपने हाथों से नोचने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां उस जीव की उस चिकनी और गीली सतह से फिसल रही थीं। मैंने अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगा दी, लेकिन वो नुकीले अंग मेरी गर्दन में और भी गहराई तक धंसते चले गए। वो मेरी त्वचा को चीर रहे थे। मुझे अपनी कॉलर पर अपना ही गर्म खून बहता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी सांसें रुक गई थीं। उस जीव का मुख्य शरीर मेरे मुंह और नाक पर इतनी मजबूती से चिपका था कि एक कतरा हवा भी अंदर नहीं जा सकती थी। मेरे फेफड़े आग की तरह जल रहे थे। मेरी छाती ऑक्सीजन के लिए भयानक तरीके से फड़क रही थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैं पलटकर पेट के बल लेट गया। मैंने अपना चेहरा पूरी ताकत से जमीन के कारपेट पर पटका ताकि मेरे सिर और जमीन के बीच दबकर वो जीव कुचल जाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो चीज टस से मस नहीं हुई, बल्कि उसके अंगों ने मेरी सांस की नली को और भी जोर से दबाना शुरू कर दिया। मेरी छाती में पड़ने वाला वो दबाव असहनीय था। मेरा दम घुट रहा था। मुझे बिल्कुल साफ और खौफनाक तरीके से यह एहसास हो गया था। एक इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी बैटन यानी स्टन गन भी होती है। मेरी उंगलियों ने उस बैटन के सख्त प्लास्टिक के हैंडल को छुआ। मैंने उसे होल्स्टर से निकाला। मेरे शरीर की हरकतों में ताकत खत्म होती जा रही थी। मेरी आंखों के सामने बस एक गहरा अंधेरा छाता जा रहा था। मेरे पास बेहोश होने से पहले बस कुछ ही सेकंड बचे थे। मैंने उस बैटन का हैंडल कसकर पकड़ा और उसका बटन दबा दिया। मुझे उसके मेटल के सिरों से निकलने वाली बिजली की वो खौफनाक और आक्रामक तड़तड़ाहट सुनाई दी। मुझे पता था कि अगर मैंने उस बैटन को उस जीव पर इस्तेमाल किया जो मेरे चेहरे और गर्दन से चिपका हुआ है, तो वो हजारों वोल्ट का करंट सीधा मेरे खुद के शरीर में भी उतरेगा। और फिर मैंने पूरी ताकत से ट्रिगर दबा दिया। वो दर्द, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मेरे चेहरे के एक हिस्से और गर्दन से होते हुए बिजली का एक बहुत ही भयानक और हिंसक झटका मेरे शरीर में फट पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने
एक खौलता हुआ लोहे का डंडा सीधा मेरे दिमाग के अंदर गाड़ दिया हो। वो शौक शायद सिर्फ 2 सेकंड तक चला होगा, लेकिन वो दर्दनाक पल मेरे लिए किसी खौफनाक और अंतहीन नर्क जैसा था। मैंने ट्रिगर छोड़ दिया और मेरा हाथ बेजान होकर कारपेट पर गिर पड़ा। मेरे चेहरे से चिपके उस जीव के शरीर में एक भयानक ऐंठन हुई। मेरी गर्दन में धंसे हुए उसके वो नुकीले अंग अचानक से ढीले पड़ गए। उस भारी और गीले मांस के लोथड़े ने मेरे मुंह से अपनी वो दमघोंटू पकड़ छोड़ दी और वो मेरे चेहरे से फिसलकर मेरे सिर के ठीक बगल में कारपेट पर एक बहुत ही घिनौनी और गीली आवाज के साथ गिर गया। मैं जमीन पर पड़ा हुआ पागलों की तरह हवा को अपने अंदर खींचने लगा। मैं अपने जलते हुए फेफड़ों में जोर जोर से सांसें भर रहा था। मैं अपनी ही कटी हुई जीभ के खून से खांस रहा था और मेरा दम घुट रहा था। बिजली के उस झटके से मेरा पूरा शरीर अभी भी बेकाबू होकर कांप रहा था। मेरे चेहरे का एक हिस्सा सुन्न पड़ चुका था और वहां से बाल जलने और ओजोन गैस की अजीब सी गंध आ रही थी। मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने हाथों और घुटनों के बल खुद को ऊपर उठाया। मेरी नजरें अभी भी धुंधली थीं। मैंने नीचे कारपेट की तरफ देखा। वो जीव वहां जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल बेजान। मैं उसे घूरता रहा, ये समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर मैं देख क्या रहा हूं। वो साइज में एक बड़े खरबूजे के बराबर था। उसका कोई चेहरा नहीं था, ना कोई आंखें, ना कोई मुंह। वो बस एक हल्के रंग का, गीले और पसीने से सने हुए चमड़े जैसा मांस का लोथड़ा था जो बीच में से धड़क रहा था और उसके चारों तरफ कम से कम 1 दर्जन कई सारे जॉइंट्स वाले पतले पतले अंग निकले हुए थे। वो अंग अंदर की तरफ मुड़े हुए थे और बिजली के झटके की वजह से अभी भी थोड़े थोड़े फड़क रहे थे और उन अंगों के बिल्कुल सिरों पर बहुत ही सख्त और नुकीले हुक जैसे कांटे बने हुए थे। मेरे ऊपर खौफ का एक ऐसा समंदर टूट पड़ा जिसने मेरी सोचने समझने की पूरी ताकत को चकनाचूर कर दिया। मैं एक ऐसी चीज को देख रहा था जो प्रकृति के मेरे समझे हुए हर एक नियम को झुठला रही थी। मेरा पहला ख्याल था कि मैं इस इमारत से भाग जाऊं और फिर कभी पलट कर ना देखूं, लेकिन उस भयानक खौफ ने मेरे दिमाग को पंगु बना दिया था। मैंने पुलिस के बारे में सोचा। मैंने सोचा कि मैं इस आलीशान बिल्डिंग के अंदर पड़ी इस मरी हुई एलियन जैसी चीज को उन्हें कैसे समझाऊंगा। मैंने उस डिलीवरी वाले के बारे में सोचा जो इसे लाया था, उस झूठे अपार्टमेंट नंबर के बारे में सोचा और उस सुबह वाले गार्ड के बारे में सोचा जिसने कहा था कि ये बॉक्स हमेशा गायब हो जाते हैं। मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गया। मैंने फैसला किया कि मुझे ये नाटक करना होगा कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे हर एक चीज को वापस बिल्कुल वैसा ही रखना होगा, वरना जो भी इस खौफनाक काम में शामिल है उसे पता चल जाएगा कि मैंने उनके खेल में दखल अंदाजी की है। मैंने कांपते हुए हाथों से ऑफिस के कोने से एक प्लास्टिक का डस्टबिन और एक झाड़ू उठाया। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि मैं उन्हें पकड़ भी नहीं पा रहा था। मैंने झाड़ू की मदद से उस भारी मरे हुए जीव को डस्टबिन में धकेला। वो बहुत ही भारी और ठोस महसूस हो रहा था। मैं उस डस्टबिन को लेकर वापस फालतू डेस्क के पास गया। वो मोटा काले रंग का कार्डबोर्ड बॉक्स अभी भी वहीं रखा था। उसके फ्लैप्स खुले हुए थे। मैंने उस मरे हुए जीव को वापस उस बॉक्स के उस अंधेरे हिस्से में पलट दिया। मुझे डेस्क की दराज में क्लियर पैकिंग टेप का एक रोल मिल गया। मैंने जल्दी से उन भारी कार्डबोर्ड के ढक्कनों को वापस मोड़ा और उन्हें टेप से बंद कर दिया।
मैंने स्टेन रिमूवर स्प्रे से कारपेट पर गिरे खून के कुछ कतरों को भी साफ कर दिया। मैंने उस सील किए हुए बॉक्स को बिल्कुल उसी जगह पर वापस रख दिया जहां मैंने उसे सबसे पहले रखा था। मैं बैक ऑफिस से बाहर निकला, रिसेप्शन डेस्क पर जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपनी बाकी की पूरी शिफ्ट में बस सीधा उन कांच के दरवाजों को घूरता रहा। मैंने कैमरों की तरफ नहीं देखा, मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। मैं बस वहीं बैठा रहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं बस सूरज उगने का इंतजार कर रहा था। जब आखिरकार सुबह के 7 बजे तो सुबह वाला गार्ड उन दरवाजों से अंदर आया। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वो अपने हाथ में कॉफी का कप पकड़े हुए मुस्कुराया और मुझसे पूछा कि मेरी रात कैसी रही। मैंने खुद को नॉर्मल दिखने पर मजबूर किया। मैंने उससे कहा कि रात बहुत शांत थी। मैंने उसे उस डिलीवरी या उस बॉक्स के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। मैंने बस फ्रंट डेस्क से अपना बैकपैक उठाया, बिल्डिंग से बाहर निकला और सीधा अपने अपार्टमेंट चला गया। मैंने अपना दरवाजा लॉक किया, सारे पर्दे गिरा दिए और पूरा दिन अपने बेडरूम में ही बैठा रहा। मैं सो नहीं पाया। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता, मुझे अपने चेहरे पर उस ठंडे और गीले मांस का एहसास होता। मैंने शीशे में अपनी गर्दन के वो खरोंच के निशान देखे। वो असली थे। ये कोई सपना या कोई भ्रम नहीं था। मैंने घंटों तक इस बात पर विचार किया कि क्या मुझे ये नौकरी तुरंत छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मेरी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। मुझे जिंदा रहने के लिए उन पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि उस मरे हुए जीव को वापस उस बॉक्स में बंद करके मैंने अपने सारे निशान मिटा दिए हैं। सुबह वाली शिफ्ट का गार्ड यही कहेगा कि वो बॉक्स गायब हो गया, जैसे वो हमेशा कहता था। जो कोई भी उन बॉक्स को वहां से हटाता है, वो इस बॉक्स को भी ले जाएगा, उसे किसी और जगह पर खोलेगा और उसे लगेगा कि वो जीव रास्ते में ही मर गया। उसे मुझ पर यानी उस नाइट गार्ड पर शक करने की कोई वजह नहीं मिलेगी, जो हमेशा सिर्फ अपने काम से काम रखता है। मैंने खुद को यकीन दिला दिया था कि मैं अब बिल्कुल सुरक्षित हूं, लेकिन मैं गलत था। आज रात मैंने जबरदस्ती खुद को अपनी यूनिफॉर्म पहनाई और वापस इस रेजिडेंशियल टावर में अपनी ड्यूटी पर आ गया। मैं 11 बजे यहां पहुंचा। शाम वाली शिफ्ट का गार्ड अपना सामान पैक कर रहा था। उसने मुझे देखकर हाथ हिलाया, मुझे शिफ्ट की लॉग बुक दी और बिल्डिंग से बाहर चला गया। वो मार्बल की लॉबी हमेशा की तरह बिल्कुल खामोश और खाली थी। मुझे अपना बैकपैक पीछे वाले ऑफिस में रखना था। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने धड़कते हुए दिल को शांत करने की कोशिश की और रिसेप्शन डेस्क के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ा। मैंने उस छोटे से घुटन भरे बैक ऑफिस में कदम रखा और मेरी नजर उस फालतू डेस्क पर पड़ी। वो भारी काले रंग का कार्डबोर्ड बॉक्स अभी भी बिल्कुल उसी जगह पर रखा था जहां मैंने उसे कल सुबह छोड़ा था। सुबह वाले गार्ड ने उसे नहीं लिया था। जो अदृश्य इंसान रोज उन डिलीवरीज को गायब कर देता था, उसने इस वाले बॉक्स को नहीं छुआ था। मैं दरवाजे की चौखट पर खड़ा रह गया। मुझे लगा जैसे मेरे चेहरे का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। मेरे पैर बेजान हो गए। मैं बहुत ही धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस डेस्क के करीब गया। मेरी नजरें उस काले बॉक्स पर गड़ी हुई थीं। उस बॉक्स के ऊपर, ठीक उसी क्लियर टेप के ऊपर जिससे मैंने उसे सील किया था, एक सादे सफेद प्रिंटर पेपर का टुकड़ा चिपकाया गया था। मैं थोड़ा आगे झुका। मेरी सांसें मेरे गले में अटक गई थीं और मैंने उस कागज पर मोटे काले मार्कर से लिखे हुए उन खौफनाक शब्दों को पढ़ा। तुम्हें उस बॉक्स को नहीं खोलना चाहिए था। अब उनकी नजर तुम पर पड़ चुकी है।
मैं उस डेस्क से अपनी नजरें हटाए बिना ही उलटे कदमों से उस ऑफिस के बाहर निकला और लड़खड़ाते हुए फ्रंट रिसेप्शन काउंटर पर अपनी कुर्सी पर आ गिरा। इस बात को अब पूरे 20 मिनट बीत चुके हैं और मैं अब यहाँ बैठा हूँ, बाहर अंधेरी और सुनसान सड़क की तरफ खुलने वाले उन कांच के दरवाजों को लगातार घूर रहा हूँ। मेरे मॉनिटर पर दिख रही डिजिटल घड़ी बता रही है कि रात के 2 बजने वाले हैं और ठीक 3 बजे वो डिलीवरी वाला फिर आएगा। मैं पूरी तरह से एक जाल में फंस चुका हूं। अगर मैं ये बिल्डिंग छोड़कर भागता हूं तो मेरी नौकरी चली जाएगी और बहुत मुमकिन है कि बाहर अंधेरे में वो चीजें या वो इंसान मेरा इंतजार कर रहा हो जिसने वो खत लिखा था। और अगर मैं यहाँ रुकता हूँ तो मैं इस कांच की लॉबी में मौत का इंतजार करने वाला एक लाचार शिकार हूँ। प्लीज, अगर इसे पढ़ने वाला कोई भी इंसान मेरी इस खौफनाक स्थिति को समझ पा रहा है तो मुझे बताए कि मैं क्या करूं। क्या मैं यहाँ से भागकर कहीं छिप जाऊं या फिर मैं इस शहर के अंधेरे में भागने की कोशिश करूं? मैं क्या करूं?